गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनिशा का पाठ 22 पढ़ेंगे, जो कि है अपठित गद्यांश एवं अपठित पद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जिसे पढ़ा न गया हो। तो इस प्रकार अपठित गद्यांश का मतलब हुआ कि पाठ्य पुस्तक में न पढ़े गए गद्यांश अथवा पद्यांश अपठित गद्यांश और पद्यांश कहलाते हैं। अपठित गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से पता चलता है कि विद्यार्थी स्वयं किसी विषय को पढ़कर कितना समझ सकते हैं तथा उन्हें भाषा पर कितना अधिकार है, किस तरह से वे उत्तर देते हैं, किस तरह उसको समझते हैं पद्यांश या गद्यांश को। तो अपठित गद्यांश से तात्पर्य ऐसे गद्यांश से है जिसे विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो। विद्यार्थियों के पद्य बोध या गद्य बोध की परख के लिए उन्हें विभिन्न विषयों से संबंधित गद्यांश या पद्यांश पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, जिन पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर उन्हें लिखने होते हैं। इनमें प्रश्न बहुविकल्पिक भी हो सकते हैं, जिनके विकल्प आपको दिए हो, ऑप्शंस आपको दिए हो, उनके उत्तर दिए गए विकल्पों में से ही चुनकर देने होते हैं। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय छात्रों को निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले गद्यांश या पद्यांश को 2 या 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसके मुख्य भाव या विचार को समझकर ग्रहण करना चाहिए। गद्यांश के आधार पर ही प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, अपनी सोच या विचार के अनुसार नहीं। जो पूछा है वही जो गद्यांश में लिखा है उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना होता है। अगला, प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में होने चाहिए। गद्यांश का शीर्षक उचित, छोटा और मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जब आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे 2-3 बार तो उसको क्या शीर्षक देंगे, क्या टाइटल देंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ने पर ही समझ में आएगा। और वह छोटा भी होना चाहिए और उसके मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। बहुविकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर के सभी विकल्प आपको सही लग सकते हैं, किंतु एक विकल्प ही सबसे सही होता है, अतः सोच समझकर ही सही उत्तर या विकल्प का चुनाव करना चाहिए। और जहाँ से प्रश्नों के उत्तर संभव हो ऐसे गद्यांश के भागों को रेखांकित यानी अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे अंडरलाइन कर लीजिए पढ़ते समय। और जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों को पढ़ते समय उन अंडरलाइन वाले भाग में से उत्तर छाँट कर लिखिए। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। सबसे पहला अपठित गद्यांश है जिसे पढ़कर समझते हैं। साहस की जिंदगी सबसे रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा कर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण आदमी का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम करते हैं। यहाँ पर साहस को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है और जो साहसी व्यक्ति हैं उनकी विशेषता बताई है और साधारण व्यक्ति की पहचान भी बताई है। तो अब इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करते हैं। तो कैसी ज़िंदगी सबसे रोमांचक होती है? तो हमने सबसे पहली लाइन में पढ़ा था साहस की जिंदगी सबसे रोमांचक होती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा क का 1 साहस की जिंदगी। दूसरा, किसकी उपेक्षा कर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है? तो इसका उत्तर हमने पढ़ा था जनमत की उपेक्षा कर, तो इसका उत्तर हुआ सेकंड 2 जनमत की उपेक्षा कर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। फिर तीसरा, साधारण आदमी का क्या काम है? तो इसका उत्तर हमने पढ़ा था कि वह आस पड़ोस को देखकर चलता है, तो इसीलिए इसका उत्तर है तीसरा, आस पड़ोस को देखकर चलना। इसी तरह दूसरा उदाहरण देखते हैं। मनुष्य के लिए प्रतिभा नहीं उद्देश्य आवश्यक है। विश्वास करिए, आंख मूंदकर फेंका हुआ तीर अपना लक्ष्य नहीं भेद सकता, यानी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकता। अंधे होकर भागने से मार्ग नहीं कटता। भला आप उस व्यक्ति के विषय में क्या सोचेंगे जो गाड़ी में सवार होने के लिए स्टेशन पहुंचा हुआ है पर जिसे यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। हम सब भी विश्व के रंगमंच पर आए हुए हैं। जीवन की नौका को संसार में खेलने से पूर्व हमें जान लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है, यानी हमें अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है।
अतः हम अपनी इन आँखों को खोलने उद्देश्य बनाए और चल पड़े। जिस नाविक ने लक्ष्य स्थिर नहीं किया, यानी उसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, उसके अनुकूल हवा कभी नहीं चलेगी। तुम शव नहीं हो कि संसार रूपी सागर की लहरें जिस किनारे चाहे तुम्हें ले जाए, परिस्थितियाँ जिधर चाहे ले चले। यानी जो शव है यानी मुर्दा है, जिसमें जान नहीं है, उससे सागर की लहरें कहीं भी ले जाती है। तो तुम शव नहीं हो, इसीलिए अपने लक्ष्य निर्धारित करो ताकि परिस्थितियाँ तुम्हें कहीं भी नहीं ले जा सके। भाग्य के नाम पर तुम्हें प्रवाह में बहना नहीं है, अपितु प्रवाह का रुख बदलना है। यानी यह नहीं सोचना है कि हमारे नंबर कम आए तो ये हमारी किस्मत है, भाग्य है, बल्कि डबल मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत करके अपने नंबर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, अच्छे अंक पाने का प्रयास करना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। तो जो धारा है कि अभी पेंडेमिक चल रही है, कोविड का टाइम है, तो उसमें स्कूल नहीं लग रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है या पढ़ाई कोई भी नहीं कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद है, बल्कि प्रवाह का रुख मोड़ना है। यानी अपनी पढ़ाई आपको खुद करनी है। अगर समझ में नहीं आए तो आपको मदद लेकर अपने पढ़ाई को पूरा करना है, अपने जो भी काम मिलता है उसे पूरा करना है। तो ये होता है रुख बदलना, प्रवाह का रुख बदलना। अब इसके प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है? तो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है उद्देश्य, कोई लक्ष्य होना उसका आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, जिस नाविक ने लक्ष्य स्थिर नहीं किया उसके अनुकूल क्या कभी नहीं चलेगी हवा? इसका उत्तर होगा कि जिस नाविक ने लक्ष्य स्थिर नहीं किया उसके अनुकूल क्या कभी नहीं चलेगी? तो उत्तर हुआ हवा। संसार का पर्यायवाची शब्द जग, अग्नि, हवा, इनमें से सही उत्तर होगा जग। तो इस प्रकार हमें उत्तर छांटने हैं। अब देखते हैं अपठित पद्यांश। अपठित काव्यांश पद्यांश कहलाता है। काव्यांश या पद्यांश यानी कविता का अंश, अर्थात पद्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो, वह अपठित पद्यांश कहलाता है। इसके द्वारा अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों में भाव एवं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। अपठित पद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो इससे उसको समझने, कविता का मूल भाव क्या है, ये समझने की क्षमता विकसित होती है तथा वे भाषा बोध के प्रश्न हल करने में सक्षम होते हैं। वे कौन? विद्यार्थी। तो जब हम अपठित पद्यांश और गद्यांश पढ़ते हैं तो हमारी भाषा का जो बोध है, भाव ग्रहण करने का जो बोध है, वह विकसित होता है, क्षमता विकसित होती है और उनके प्रश्न हल करने की क्षमता भी विकसित होती है। अब अपठित पद्यांश को हल करने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पद्यांश को ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प का चयन करना चाहिए और भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। अब देखते हैं पहला उदाहरण। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी उसमें भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। तो अब इसके प्रश्न हल करते हैं। कवि क्या संसार को क्या सीख दे रहा है? तो कवि जियो और जीने दो की सीख दे रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा जियो और जीने दो। दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में क्या बांटने की बात कही गई जा रही है? तो पहला है प्यार बांटने की, दूसरा खुशी बांटने की और तीसरा विकल्प है हंसी बांटने की। तो इसका सही उत्तर है प्यार बांटने की, क्योंकि कवि कहता है जितना ज़्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। यहाँ पर कवि प्यार बांटने की बात कर रहा है। तीसरा, कवि किस प्रकार चलने का मशवरा दे रहा है, यानी किस तरह से चलने का तरीका बता रहा है। इसका पहला विकल्प है धैर्यपूर्वक चलने का, दूसरा पैरों में कोई शूल भी न कुचल जाए और तीसरा कोई पीछे न चल पाए। तो इसका सही उत्तर होगा पैरों से कोई शूल भी न कुचल जाए, इस तरह चलने का मशवरा या उदाहरण या इस तरह से सलाह दे रहा है। चौथा प्रश्न है फूल डाल के अलावा किसका श्रृंगार है?
जब हमने ये पंक्ति पढ़ी थी, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, इसका मतलब है कि फूल अपनी डाली का बाद में, लेकिन उपवन यानी जो बाग है, बगीचा है, उसका श्रृंगार पहले होता है। तो यहाँ पर इसका विकल्प दे रखे हैं उपवन का, जंगल का, संसार का। तो इसका सही उत्तर होगा उपवन का, क्योंकि फूल डाल पे भले ही लगता है लेकिन वह होता उपवन का यानी बगीचे का पहले श्रृंगार है। और अंतिम प्रश्न है, सार संसार में प्रयुक्त अलंकार है। तो हमने कई बार पढ़ा है कि जब वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है, या अंत में शब्द एक जैसे होते हैं, तुकांत हो, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अगला उदाहरण, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फल फूल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती पर एक न अंकुर फूटा, बंजर मिट्टी ने एक न पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। इस कविता के प्रश्न देखते हैं। कवि ने छुटपन में छिपकर क्या बोया था? पहला विकल्प खिलौने, दूसरा पैसे, तीसरा पेड़। तो हमने पढ़ा था कि मैंने छुटपन में छिपकर बोए थे पैसे, तो इसका सही उत्तर होगा पैसे। कवि ने पैसे बोते समय क्या सोचा था? हमारा दूसरा प्रश्न है। इसके विकल्प है, पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की फलदार फसलें खनकेगी, और तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों सही है। तो कवि ने सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे और रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेगी, तो ये दोनों ही विकल्प सही है, इसीलिए उत्तर होगा 3। इसी तरह अगला प्रश्न है, कवि ने पैसों की फसल का क्या हुआ? तो कवि के पैसों की फसल का क्या हुआ? तो इसका विकल्प है, मिट्टी में एक भी अंकुर न फूटा, दूसरा मिट्टी ने एक भी पैसा न उगला, और तीसरा उपयुक्त दोनों कथन सही है। तो हमने पढ़ा था कि बंजर धरती पर एक न अंकुर फूटा और बंजर मिट्टी ने एक न पैसा उगला, तो ये दोनों ही कहा है कवि ने, तो इसीलिए उपयुक्त दोनों कथन सही है, तो इसका उत्तर होगा 3। तो इस प्रकार अपठित गद्यांश को पढ़ना और उसके पूछे गए सवालों का उत्तर देना, और अगर उसका शीर्षक भी पूछा जाता है तो सही विकल्प जो उसके मूल भाव को प्रकट करे और जो छोटा हो ऐसा शीर्षक देना चाहिए।